तो गाइस आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले है ना जो 1.4 का जो कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल का वीडियो है प्लीज़ उसको कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको नहीं करके डायरेक्ट इसको अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन उसको करके इसको अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा एग्जाम्पल्स दो हमें, है ना, ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल दो जो कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्री और ट्रांजिटिव नहीं है। फिर नेक्स्ट में बोला है कि सिमेट्री तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। और फिर क्या बोला है, ऐसा रिलेशन का एग्जांपल दो जो ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, लेट ए इक्वल टू व्हाट, ए बी सी, ठीक है, एंड आर इज रिलेशन ऑन ए, इसको मान लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, every element should be related to itself, है ना, that relation in which every element is related to itself, है ना, is known as what, reflexive relation, ठीक है। और फिर ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी if A is related to B but B is not related to A, है ना, ऐसा वाला सिचुएशन में ये सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, A is related to B and B is related to C but A is not related to C, इस वाला सिचुएशन में, है ना, ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में आपका ट्रांजिटिव अपने आप हो जाएगा, है ना। और फिर इसको देखो, A is related to B and B is related to A but A is not equal to B, इस केस में एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, है ना, हमें ऐसा रिलेशन लिखना है जो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको ऐसा लिखते हैं, ए कोमा ए, है ना, ए कोमा बी, है ना, या बी कोमा बी लिख दो, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी। ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ए कोमा बी लिख देते हैं, ठीक है, और बी कोमा ए को नहीं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और ऐसा करते हम लोग बी कोमा सी लिख देते हैं, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ए इज रिलेटेड टू ए बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, यहाँ पे बी कोमा ए वाला जो ऑर्डर पेयर है वो मिसिंग है, तो ये सिमेट्री तो नहीं हुआ। और ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, सो ए शुड बी रिलेटेड टू सी, है ना। तो ए कोमा सी वाला ऑर्डर पेयर भी यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। बस आपको इतना याद रखने से, है ना, हर क्वेश्चन कर पाओगे आप। इफ़ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, तो इस वाला केस में सिमेट्री नहीं होगा, बाकी सारा केस में सिमेट्री हो जाएगा। ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, इस वाला केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में ट्रांजिटिव हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और यहाँ पे ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट, सॉरी, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए बट ए नॉट इक्वल टू बी, इस वाला केस में एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केस में क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अभी नेक्स्ट में देखो, ऐसा रिलेशन लिखना हमें जो सिमेट्री है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ए कोमा बी, बी कोमा ए, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। क्यों? क्योंकि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, और ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो हाँ, ऑब्वियसली इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए देन ए शुड बी रिलेटेड टू ए, है ना। यहाँ पे ए कोमा ए ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए था, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव तो नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो यहाँ पे ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी होना चाहिए था, वो नहीं है। लेकिन सिमेट्री तो हो गया है, क्योंकि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, तो ये सिमेट्री तो हो गया। अभी सी को देखो, क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो सिंपल है, ए कोमा बी लिखो, बी कोमा सी लिखो और फिर ए कोमा सी लिखो, है ना। ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी एंड ए इज रिलेटेड टू सी, है ना। ये ट्रांजिटिव तो हो गया। रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्री है क्या, नहीं है, क्योंकि ए कोमा बी है लेकिन बी कोमा ए नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अभी
क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, है ना, क्या बोला है, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना, ए कॉमा ए, ये क्या रिफ्लेक्सिव होता है? क्या रिफ्लेक्सिव होता है? क्यों? क्योंकि जब ए क्रॉस ए करोगे तो 1,1, 2,2, 3,3 आ जाता है। सिमेट्री है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1,2 के साथ साथ 2,1 भी आएगा, है ना। तो ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1,2, 2,3 और फिर 1,3 भी मिलेगा आपको। ऐसा ऑर्डर पेयर्स आपको इजीली मिल जाएगा, है ना, एक क्रॉस ए में। तो ये ट्रांजिटिव है, यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ना। Those relation which is reflexive, symmetric as well as transitive, those kind of relation is known as what? Equivalence relation, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। एक ऑप्शन 4 कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होता है, ठीक है। अभी 2 का क्वेश्चन नंबर बी पे देखो क्या बोला है, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एन नॉन एम्प्टी सेट इज, है ना। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ना। मान लो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और फिर सी कॉमा सी। क्वेश्चन में बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है ना। सिमेट्रिक है कि नहीं? जब तक ये वाला कंडीशन नहीं आएगा, है ना, अपने आप रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक। तो ये वाला कंडीशन तो हम लोग को यहाँ पे नहीं दिखने को मिल रहा है ना, कि ए बी के साथ रिलेटेड है लेकिन बी ए के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ये सिमेट्रिक अपने आप हो गया। अभी ट्रांजिटिव है कि नहीं है देखो, जब तक ये वाला सिचुएशन नहीं आएगा, है ना, हर रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, है ना। ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी। ऐसा वाला केस हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव अपने आप हो गया, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा कि, है ना, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म हो गया। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ए को डिफाइन किया गया है ना, ए इज सेट हुज एलिमेंट्स आर ए बी सी, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉन ऑफ देम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है ना। 3 नंबर का 1, ए क्या दिया गया है? ए बी सी। R1 क्या दिया है? ए कॉमा बी। R2 क्या दिया गया है? ए कॉमा ए, सी कॉमा सी, ए कॉमा सी और फिर सी कॉमा ए, ठीक है। और R3 क्या दिया गया है? ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा बी, सी कॉमा ए और फिर बी कॉमा ए। और 4 में क्या दिया गया है? ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और फिर सी कॉमा सी, ठीक है। और हमें इसको मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था, चलो फिर से लिख देता हूँ, है ना। इफ़ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, है ना। सिर्फ इस वाला सिचुएशन में सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केस में अपने आप सिमेट्रिक होगा। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, सिर्फ इस वाला केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए बट ए नॉट इक्वल टू बी, इस वाला केस में एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केस में एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। यहाँ पे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी होना चाहिए था, ठीक है। अभी इसको देखो ये सिमेट्री है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ए बी के साथ रिलेटेड है लेकिन बी ए के साथ रिलेटेड नहीं है ना। ये वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये वाला कंडीशन हम लोग को यहाँ पे, सॉरी, ये वाला कंडीशन हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है ना, कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी। जब तक ये वाला कंडीशन हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, है ना, तब तक रिलेशन अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको देखो ये, है ना, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ए कॉमा ए है, सी कॉमा सी है, लेकिन बी कॉमा बी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं?
देखो ए इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, तो ये सिमेट्री तो है ना। ए इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू ए, तो सिमेट्रिक तो है ना। इसके लिए चेक करने का जरूरत नहीं है ना, सिर्फ ऐसा वाला कंडीशन पे आपको चेक करना है, ठीक है। और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि ए इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू ए, देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू ए, है ना, यानी कि ए कॉमा ए भी ऑर्डर पेयर में होना चाहिए और है भी यहाँ पे, तो ये ट्रांजिटिव तो हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। सी कॉमा सी तो नहीं है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं, देखो ए कॉमा ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू सी एंड सी इज रिलेटेड टू ए, तो ये सिमेट्री है ना। अभी ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ए इज रिलेटेड टू बी and B is related to A, so A should be related to A, तो A कॉमा A ऑर्डर पे तो हम लोग को दिख गया यहाँ पे, है ना। A is related to C and C is related to A, तो फिर से A कॉमा A दिखने को मिल गया, ठीक है। और इसके लिए तो चेक करने का जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा वाला कंडीशन को चेक करना है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब इसको देखो, A कॉमा A, B कॉमा B और फिर C कॉमा C, तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री है कि नहीं, A is related to B and B is related to A is related to C and C is related to A, B is related to C and C is related to B, ठीक है, तो ये सिमेट्री भी है। अभी ट्रांजिटिव है कि नहीं उसको चेक करो, ट्रांजिटिव है कि नहीं उसको चेक करती है, ठीक है, तो A is related to C and C is related to A, therefore A should be related to A, है ना, ऐसा वाला ऑर्डर पर हम लोग को दिखना चाहिए, तो ये भी है। फिर से देखो, A इज रिलेटेड टू C एंड C इज रिलेटेड टू B, तो A और B क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, तो A B वाला ऑर्डर पेयर है कि नहीं, बिल्कुल है ना। और ये वाला भी हो गया था, ये वाला हुआ था कि नहीं, B इज रिलेटेड टू A, B इज रिलेटेड टू A एंड A इज रिलेटेड टू B, तो B कॉमा B ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, ये भी है। और किसको चेक करना है ना, B इज रिलेटेड टू C एंड C इज रिलेटेड टू A, तो B कॉमा A भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ये भी है। B इज रिलेटेड टू C एंड C इज रिलेटेड टू B, B कॉमा B ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, ये भी है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है ना, ठीक है। ऐसा वाला कंडीशन हम लोग को कभी भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे ए दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है, और हमें कुछ रिलेशन दिया गया है R 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, और B दिया गया है S = 3, 1, ठीक है, और T दिया गया है 1, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 1 और फिर 2, 2, ठीक है। तो हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव, तो इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव, ये चेक करो, है ना। तो हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए भी चेक करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्योंकि 1, 1 और 3, 3 मिसिंग है, तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है ना, 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, तो 2, 1 ऑर्डर पेयर नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव है कि नहीं, है ना, 1 is related to 2 and 2 is related to 3, so 1 should be related to 3, है ना, ये वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, है ना। सिमेट्रिक है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 इज रिलेटेड टू 1, सो 1 शुड बी रिलेटेड टू 3, तो 1, 3 ऑर्डर पेयर है ना, उसको भी होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, बिल्कुल है ना, जब तक ये वाला कंडीशन नहीं दिखने को मिलेगा हम लोग को कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C बट A इज नॉट रिलेटेड टू C, जब तक ये वाला कंडीशन नहीं दिखने को मिलेगा तब तक हर रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, ये मैंने बार बार बोला है। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है ना, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक है कि नहीं,
3 इज रिलेटेड टू 1, सो 1 शुड बी रिलेटेड टू 3। तो 1,3 ऑर्डर पेयर मिसिंग है, तो ये सिमेट्री नहीं हुआ। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव है क्या चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें सिर्फ इसको चेक करना चाहिए, है ना, क्योंकि तो सेम है, तो है ना, इसमें है ना ऐसा वाला सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, है ना, क्योंकि इसको या तो ऐसा होना चाहिए था 1,3 और फिर 3,2, है ना, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये तो है ही नहीं। ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव बिल्कुल है ना। तो 4 का भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? ट्रू फॉल्स दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्किप कर दो, मैं रीच करता हूँ। ठीक है ना। अगर आपने 1.4 का जो कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला पार्ट अगर अच्छे से देखा है ना, तो है ना ये सारा क्वेश्चंस है ना एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं देता है ना। जस्ट थ्योरी और एग्जांपल्स जो पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट का पार्ट था, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये सारा क्वेश्चंस इजी हो जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर का ट्रू और फॉल्स है। तो R1 में क्या दिया गया है? 1,1, 2,1, 2,2 और फिर 3,2 और फिर 2,3 ये दिया गया है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, है ना, पहले क्वेश्चंस लिख देता हूँ। आप लोग एक काम करो, फिर से स्किप कर देना, है ना, 10 सेकेंड स्किप कर दो, ताकि मैं पहले इसको क्वेश्चन को लिख दूँ मैं, है ना। R3 1,2, जो R4 है क्या दिया गया है? 1,1, 3,2, 2,3। ई में क्या दिया है? R5 2,2 और F में क्या दिया गया? R6 1,2, 2,3, 1,3, 1,1, 2,1 और G में क्या दिया है? R7 1,3, R8 क्या दिया है? 2,2 और H में क्या दिया है? R = A क्रॉस A। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स है ना। पहले में क्या बोला है कि ये सिमेट्रिक है, ऐसा बोला है, और इसमें क्या बोला है? सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है, ये ऐसा बोला है ना। ये सिमेट्रिक है लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा बोला है। ये एंटी सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऐसा बोला है ना। और एफ में क्या बोला है? ये ट्रांजिटिव है, ऐसा बोला है। और यहाँ पे क्या बोला है कि बोथ ट्रांजिटिव, ऐसा बोला है। और ये क्या बोला? ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा बोला है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ट्रू और फॉल्स है कि नहीं चेक करना है हमें। ठीक है, तो क्या बोला? ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब अगर 2 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 2 होना चाहिए था, है ना। सिमेट्रिक के केस में क्या होना चाहिए था? इफ़ 2 इज रिलेटेड टू 1 देन 1 शुड बी रिलेटेड टू 2, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब इसको देखो, है ना, फिर से मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, है ना। इफ़ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, इस केस में सिमेट्रिक नहीं होगा। इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, इस वाला केस में ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारा केस में ट्रांजिटिव होगा। सिर्फ इस केस में सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केस सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक होगा। ए इज रिलेटेड टू बी है ना, एंड बी इज रिलेटेड टू ए बट ए नॉट इक्वल टू बी, इस वाला केस में एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केस में एंटी सिमेट्रिक अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सिमेट्री रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 2,2 और है ना 1,1 मिसिंग है। ठीक है, और यहाँ पे ए कितना दिया है? 1, 2, 3 दिया है ना, इसको याद कर लेना, मतलब देख लो आप, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है, क्योंकि 2,2 और 1,1 मिसिंग है। और सिमेट्री है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि है ना जब तक ये वाला सिचुएशन नहीं आएगा सिमेट्री अपने आप हो जाएगा, तो ये तो ट्रू हो गया। ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं? एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं? फिर से जब तक ये वाला कंडीशन नहीं आएगा तब तक एंटी सिमेट्री, है ना। ए इज रिलेटेड टू बी
एंड बी इज रिलेटेड टू ए बट ए नॉट इक्वल टू बी, जब तक ये वाला सिचुएशन नहीं आएगा ये एंटी सिमेट्रिक अपने आप हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता 1,2 और फिर 2,1 होता है तो ये एंटी सिमेट्रिक होता क्या? नहीं होता है, ये फिर एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए बट ए नॉट इक्वल टू बी, तो इस वाला केस में एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन है ना ऐसा वाला कंडीशन को छोड़ के बाकी जो भी आएगा एंटी सिमेट्रिक अपने आप हो जाएगा। अब इसको देखो, ये सिमेट्री है कि नहीं? 3 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, तो ये सिमेट्री तो है। एंटी सिमेट्रिक है क्या? एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये वाला सिचुएशन आ गया ना कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए बट ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये वाला केस आ गया तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो ये बात तो सही बोला, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब इसको देखो, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है, क्योंकि 1,1 और 3,3 मिसिंग है। एंटी सिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला सिचुएशन नहीं आ रहा है। ये वाला सिर्फ यही सिचुएशन में एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब इसको देखो, ट्रांजिटिव है क्या? 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 शुड बी रिलेटेड टू 3, तो 1,3 तो यहाँ पे है, तो ये ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रू हो गया। लेकिन रुको 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 रुको, है ना, ये वाला चीज़ और यहाँ पे तो थोड़ा कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले इस वाला ऑर्डर पेयर को लिखो 2,1 और फिर इस वाला ऑर्डर पेयर को लिखो 1,2, तो ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, सो ए शुड बी रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे 2,2 भी आना चाहिए था ना, 2,2 भी आना चाहिए था। यहाँ पे 2,2 क्या नहीं है, तो ये सॉरी ट्रू नहीं होगा, क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये ट्रांजिटिव है क्या? बिल्कुल ट्रांजिटिव है। ये भी ट्रांजिटिव है क्या? बिल्कुल ट्रांजिटिव है, ट्रू, क्योंकि सिर्फ इसी वाला सिचुएशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारा केसेस में ट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी है ना एक रो से ये जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब है ना, क्योंकि जब एक रो से करोगे तो वहाँ पे 1,1 2,2 3,3 भी आएगा, और तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और 1,2 2,1 ऐसा भी आता है, तो सिमेट्री भी हो गया। और 1,2 2,3 और 1,3 भी आता है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। लेकिन एंटी सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो काफ़ी ईजी था, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने 1.4 का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स को अगर अच्छे से किया है तो ये जो ये जैसा भी ये सारा क्वेश्चन है ना, ऐसा चुटकी में हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है। आपको बस इसको याद रखना है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग स्किप कर दो, मैं थोड़ा सा है ना इसको इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? Demonstrate by example that identity relation on a non-empty set is what? Always a reflexive relation. However, a reflexive relation is not necessarily an identity relation. है ना। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ये जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी होगा। ये क्या होगा? मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी, ठीक है। समझ में आ गया? हमें ये शो करना है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको दिखा, ये रहा क्वेश्चन, और इसको करते हैं हम लोग। लेट ए इक्वल टू वट 1 2 3 मान लो, ठीक है। और आर लेते हैं हम लोग, R1 लेते हैं 1,1 1,2 है ना, 2,2 3,3 है ना, और फिर 3,2 ऐसा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो है ना, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? एवरी एलिमेंट शुड, है ना, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी, है ना, रिलेटेड टू अदर एलिमेंट ऑल्सो। मतलब अगर एरो डायग्राम से मैं समझाऊँ तो आपको, है ना, इसको मैं एरो डायग्राम से समझाता हूँ, है ना। ये रहा 1 2 3 1 2 3, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में क्या होता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना ही पड़ेगा, है ना,
और वो बाकी एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 के साथ रिलेटेड हो सकता है, 1 3 के साथ रिलेटेड हो सकता है, 3 1 के साथ रिलेटेड हो सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी कि एवरी एलिमेंट तो खुद के साथ रिलेटेड होना ही पड़ेगा, है ना, और बाकी एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के केस में क्या होगा ना, आपका ये रहा आपका ए, है ना, ये रहा ए और ये रहा आर, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। आइडेंटिटी रिलेशन के केस में एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब, है ना, हर एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, बाकी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी, ठीक है। ये रहा आइडेंटिटी। और रिफ्लेक्सिव भी है क्या ये? हाँ, रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सिर्फ एक ही कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, नहीं है ना, खुद के साथ रिलेटेड तो होना ही पड़ेगा, बाकी एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड होना पड़ेगा, बाकी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता है। यही सिंपल डिफरेंस है। तो है ना, ये R1 हो गया। और R2 क्या लिखेंगे हम लोग? 1 1 2 2 3 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे हियर? R1 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। R2 इज, और क्या लिखेंगे? एंड R2 इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एस xy belongs to R if and only if x divides y for all x y belongs to n, show that R is an equivalence relation। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा कुछ दिया है कि R is a relation on n such that, है ना, x divides y for all x y belongs to n। तो हमें ये शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी को, ठीक है। x डिवाइड्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ऑब्वियसली, है ना, हर नंबर खुद को डिवाइड करेगा ही, है ना। 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 को डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, x x को डिवाइड करेगा, यानी कि x डिवाइड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, है ना। तो हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं? x, x बिलोंग्स टू r, therefore R इज रिफ्लेक्सिव, है ना, क्योंकि x, x बिलोंग्स टू R मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव। अभी हमें किसको करना है? सिमेट्री को चेक करना है, राइट, सिमेट्री को। तो इफ x डिवाइड्स y, है ना, इफ x डिवाइड्स y देन y डज नॉट डिवाइड x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n। ऑब्वियसली अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 2 को तो डिवाइड नहीं करेगा ना, क्योंकि 4 बड़ा हो गया और 2 छोटा हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अभी ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं हम लोग, ट्रांजिटिविटी को, ठीक है। तो क्या होगा? इफ x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z, है ना, देन हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? या ऐसे लिख सकते हैं लेट, या लेट, या कुछ भी लिखो, इफ भी लिख सकते हैं ना। इफ x डिवाइड्स y एंड y डिवाइड्स z, तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू क्या मिलेगा? सॉरी, y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? x p, है ना। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया है, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे बोरिंग लग रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? x डिवाइड्स y बोला है ना।
अगर x y को डिवाइड कर रहा है तो जो x होगा ना वो क्या होगा, y का एक फैक्टर होगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर 2 6 को डिवाइड करेगा, है ना, तो जो 2 होगा ये 6 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, 2 समथिंग द 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर x y को डिवाइड कर रहा है तो जो x होगा वो क्या होगा, y का एक फैक्टर होगा, और दूसरा फैक्टर आप p मान लो, है ना। x इंटू पी क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, y का एक फैक्टर है। और सिमिलरली यहाँ पे y z का एक फैक्टर है, तो z इक्वल टू y, है ना। क्यों मान लो आप, क्योंकि y क्या होना चाहिए, z का एक फैक्टर होगा, है ना, तभी तो y z को डिवाइड करेगा, यानी कि y इंटू क्यू इक्वल टू z। इसका मतलब y z को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप y की जगह में क्या लिख सकते हो, है ना, y की जगह में एक्स पी लिख सकते हो। तो यहाँ से फिर से आपको दिख गया कि जो x है ना, z का क्या एक फैक्टर है, यानी कि x इंटू पी क्यू आपको क्या मिलेगा, z मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x डिवाइड्स z। देयरफॉर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड वाई जेड बिलोंग्स टू r, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू r, ठीक है। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला था, शो डेट r इज नॉट इन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला था कि शो डेट r इज नॉट इन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक नहीं है ना, नॉट सिमेट्रिक, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस होने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, R इज ए रिलेशन डिफाइंड एज दिस। करंट भी चला गया, रुको, करंट आने पे शूट करूंगा अभी, ठीक है। चलो गाइस, करंट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला है, एक रिलेशन दिया गया है ना, R इज ए रिलेशन ऑन Z सच डेट, है ना, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं ना, रिफ्लेक्सिविटी को। तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय 5। ऑब्वियसली x माइनस एक्स क्या होगा, 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 0 इज 0। डेट इज, है ना, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, r, देयरफॉर r इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, है ना। अभी किसको चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्री को चेक करते हैं, ठीक है। सिमेट्री को चेक करते हैं। लेट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। तो इसको हम लोग किस लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, है ना। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या है, 5x माइनस वाई को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी कि जो 5x माइनस वाई का क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए ना। इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखा ना हम लोग ने, सेम है ना। अगर 5x माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है तो जो 5 क्या होना चाहिए, x माइनस वाई का एक फैक्टर होना चाहिए, यानी कि 5 इंटू समथिंग x माइनस वाई आना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, 5p मान लेते हैं, है ना। इससे पहले भी हम लोग ने देखा था ना कि अगर 2 6 को डिवाइड करता है ना, तो जो 2 होगा वो 6 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। 2 इंटू समथिंग क्या आएगा, 6 आना चाहिए, हाँ। सिमिलरली अगर 5x माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है तो 5x माइनस वाई का क्या आना चाहिए, एक फैक्टर आना चाहिए। दूसरा फैक्टर हम लोग ने क्या मान लिया, p मान लिया, यानी कि 5 इंटू पी एक्स माइनस वाई मिलना चाहिए हमें, ठीक है। अभी एक काम करते हैं हम लोग, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, सॉरी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि या एक काम करो, दोनों साइड माइनस ले लो, है ना, ऐसा भी समझ सकते हैं। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। या ऐसा लिख दो ना यार, सीधा, है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसा लिख दो, 5 इंटू माइनस पी। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को, जो y माइनस एक्स है ना, इसका एक फैक्टर क्या है, 5 है, यानी कि 5 y माइनस एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 5 या y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया ना, कि देखो एक y माइनस एक्स इक्वल टू 5 इंटू माइनस पी। तो जो 5 है y माइनस एक्स का एक फैक्टर है कि नहीं, यानी कि 5 y माइनस एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डेट इज इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू r, देन y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू
आर, है ना। इसका मतलब क्या है, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, और इसका मतलब क्या है, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज व्हाट, सिमेट्रिक। तो ये तो हो गया। अभी ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं हम लोग, है ना, ट्रांजिटिविटी। तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, है ना, या ऐसा लिखते, लेट x माइनस वाई इज x माइनस वाई एंड y माइनस जेड, सीधा ऐसे लिखते हैं, लेट x माइनस वाई एंड y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x माइनस वाई इक्वल टू 5 इंटू समथिंग एंड y माइनस जेड इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, यानी कि अगर 5 x माइनस वाई को डिवाइड करता है तो 5 एक फैक्टर होना चाहिए x माइनस वाई का। सिमिलरली अगर 5 y माइनस जेड को डिवाइड करता है तो 5 y माइनस जेड का एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x ये 5p को इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, और y को इधर लेके जाओ माइनस वाई को, तो ये हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है। अभी y की जगह में इसको लिख सकते हो आप x माइनस 5p फिर माइनस जेड इक्वल टू 5q, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 5p प्लस 5q, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया x माइनस जेड इक्वल टू 5 को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, p प्लस q। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, x माइनस जेड का एक फैक्टर क्या है, 5 है, यानी कि x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 5, है ना। दैट इज या देयरफॉर इफ x माइनस या x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड y माइनस जेड बिलोंग्स टू r, देन x कोमा जेड बिलोंग्स टू r, है ना। इसका मतलब क्या है, x कोमा y बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब क्या है, y कोमा जेड बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब क्या है, x कोमा जेड बिलोंग्स टू r, है ना। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। आगे ना समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला है देखते हैं, आप लोग स्किप कर दो 10 सेकेंड, है ना। इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, आर एंड एस बी टू रिलेशन ऑन सेट ए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, है ना। आर क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, और एस भी क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, है ना। तो हमें ये चेक करना है कि आर अगर रिफ्लेक्सिव है ना, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, इसको चेक करना है हमें। और फिर नेक्स्ट में क्या बोला है, इफ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, आर इनवर्स इज ऑल्सो व्हाट, इक्विवेलेंस, ये भी चेक करना है। और सी पे क्या बोला है, आर एस क्या है, दोनों अगर सिमेट्रिक है तो आर इन एस भी सिमेट्रिक है, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, इसको भी चेक करना है। और फिर क्या बोला है, आर और एस अगर दोनों रिफ्लेक्सिव है तो आर इंटरसेक्शन एस भी रिफ्लेक्सिव है, ये वाला स्टेटमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो इसको देख लेते हैं, है ना। इफ़ आर इज रिफ्लेक्सिव आर इनवर्स इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। तो मान लो, है ना, ए क्या है, मान लो 1,2,3 ऐसा मान लो, और या ए बी सी मान लो, कुछ भी मान लो आप, है ना। और आर मान लो आप ए कोमा बी, है ना, बी कोमा बी, और फिर सी कोमा सी, ठीक है। तो आर इनवर्स क्या होगा आपका, है ना। आर इनवर्स में क्या होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट वो सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा, और जो सेकंड कंपोनेंट वो फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए कोमा ए, बी कोमा ए, है ना, और फिर ये बी कोमा बी, और फिर सी कोमा सी। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। और यहाँ पे भी आपको ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी दिखने को मिल रहा है। तो अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब इसको देखो, इफ आर इज इक्विवेलेंस आर इनवर्स इज ऑल्सो इक्विवेलेंस, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है ना। 1.4 का एग्जाम्पल 6 में हम लोग ने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है बहुत लंबा तरीका से, है ना। प्रूव कर चुके हैं हम लोग कि अगर आर इक्विवेलेंस है तो आर इनवर्स भी क्या इक्विवेलेंस, उसको देख लेना आप, है ना। और आर और एस अगर सिमेट्री है तो आर इन एस भी सिमेट्री होगा, है ना। एक एग्जांपल ले लो आप, है ना।
ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि ए इज रिलेटेड बी एंड बी इज रिलेटेड ए, तो ये सिमेट्रिक है ना। और एस ले लो आप, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा बी, सिमेट्रिक है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि बी इज रिलेटेड सी एंड सी इज रिलेटेड टू बी। तो अगर इन दोनों को यूनियन करोगे आप, तो ये जितना भी ऑर्डर पेयर से सारा आ जाएगा ना यहाँ पे, है ना। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, सी कॉमा ए एंड देन सॉरी बी कॉमा सी एंड देन सी कॉमा बी, है ना। तो ये सिमेट्री होगा कि नहीं? बिल्कुल सिमेट्री होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। अब इसको देखो, आर एंड एस क्या है? रिफ्लेक्सिव है ना। तो आर मान लो आप ए कॉमा बी, है ना, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ऐसा मान लो। और एस मान लो आप ए कॉमा ए, है ना, बी कॉमा ए, है ना, बी कॉमा सी, बी कॉमा बी और फिर सी कॉमा सी, ऐसा मान लो। ठीक है। तो अगर हम लोग आर इंटरसेक्शन एस करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये वाला कॉमन है। ठीक है। तो इंटरसेक्शन करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, है ना, सी कॉमा सी, है ना। चलो इसको ए कॉमा बी और इसको भी ए कॉमा बी बना देते हैं। ठीक है। तो ए कॉमा बी भी आएगा, चलो ए कॉमा बी भी आएगा। तो आर इंटरसेक्शन में ये तो होगा ही होगा, क्योंकि है ना, अगर ये भी रिफ्लेक्सिव है और अगर ये भी रिफ्लेक्सिव है तो ये ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा, है ना, चाहे एक्स्ट्रा पेयर हो या ना हो, है ना। ये तो कॉमन होगा ही ना। अगर रिफ्लेक्सिव है दोनों, तो दोनों में ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। तो ये भी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। ठीक है। तो आप लोग स्किप कर दो 10 सेकेंड, है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है ना, जस्ट चेक कर रहा था कि कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट स्टेटमेंट इफ आर एंड एस बोथ आर ट्रांजिटिव इज नॉट ट्रू। ठीक है। तो बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से नहीं दिया है ना, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ इस वाला क्वेश्चन को। गिव, क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट if R and S are transitive, then R union S may not be transitive. ठीक है। तो एग्जाम्पल देके हमें इसको बताना है। ठीक है। तो लेट R and S be a relation on A and let A equal to A B C। ठीक है। फिर क्या लिखते हैं? लेट R इक्वल टू A कॉमा क्या मान लेते हैं? ए कॉमा ए मान लेते हैं और फिर ए कॉमा बी मान लेते हैं। ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा वाला सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। और एस को क्या मान ले, क्या मानते हैं हम लोग? ऐसा मानते हैं बी कॉमा बी मान लेते हैं और बी कॉमा सी मान लेते हैं। तो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा वाला सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। अभी इन दोनों का अगर हम लोग कॉमन लेंगे, सॉरी यूनियन करेंगे, तो ये सारा ऑर्डर फिर आ जाएगा ए कॉमा बी, है ना, और फिर बी कॉमा बी और फिर बी कॉमा सी। ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, सो ए शुड बी रिलेटेड टू सी। तो ए कॉमा सी ऐसा वाला ऑर्डर फिर यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं है यहाँ पे, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब आर और एस ट्रांजिटिव अगर है तो आर यूनियन एस ट्रांजिटिव नहीं भी हो सकता है। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। ठीक है। तो 10 भी खत्म। अभी क्वेश्चन 11 में क्या बोला है? लेट एल बी the set of the straight lines on the rectangle, okay, blah 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 blah, okay। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एक रिलेशन दिया है
R is a relation on L such that X is perpendicular to Y, where XY for all XY belongs to L, where L is set of straight lines. ठीक है, तो ये रिलेशन डिफाइन किया गया है ना. R is a relation on L such that X is perpendicular to Y for all XY belongs to L and where L is set of straight lines. ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और फिर सिमेट्री है कि नहीं, और फिर ट्रांजिटिव है कि नहीं, और फिर एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, इसको चेक करना है हमें. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, तो जो भी है ना, एक लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होता है ना. ये जो लाइन है ना, एक लाइन खुद के साथ पैरेलल हो सकता है ना. मैं इसको कैसे समझाऊं, है ना. चलो फिर भी ट्राई करता हूँ मैं ना समझाने के लिए. कि देखो, ये एक लाइन है ना, या दूसरा और मैं इसको भी लेता हूँ. ठीक है, देखो, है ना, ये दो है ना, ऐसा सोच सकते हैं ये दो मार्कर के बीच में कुछ एंगल है कि नहीं. एंगल है ना, ये 90 डिग्री है. तो मैं इसको कम करके जा रहा हूँ, है ना. इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों 90 डिग्री है फॉर एग्जांपल. अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इनके बीच में जो एंगल है इसको कम करते जा रहा हूँ मैं. ठीक है, कम करते जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये दो लाइन के बीच में अभी एंगल कितना है, 0 है. ठीक है, और मैं ये दो लाइन को मैं सिंगल लाइन ही बोल सकता हूँ, मान सकता हूँ. ठीक है, तो ये है ना, एक लाइन, ए लाइन इज पैरेलल टू इट, से ऐसा मान सकते हैं हम लोग, है ना. मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी ये दो लाइन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है ना. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एंगल है इसको मैं डिक्रीज़ करता जा रहा हूँ. तो ऐसा एक है ना कंडीशन आएगा जहाँ पे ये दो एंगल के बीच में, दो लाइन के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. अब मैं इसको दो लाइन नहीं मान के मैं एक ही लाइन मानूंगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. ठीक है, बट ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. ठीक है, ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, है ना, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L. डेट इज, है ना, L1, L1 does not belong to R, therefore R is not reflexive. हो गया. अभी सिमेट्री को चेक करते हैं हम लोग. सिमेट्री को, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, तो क्या होगा, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1. देखो ना आप, ये L1 है और ये L2 है ना. इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 ऑब्वियसली, है ना. ये अगर इसके साथ परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर है. तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि if L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1. डेट इज इफ L1, L2 belongs to R, then L2, L1 belongs to R. Therefore, R is what? Symmetric. ठीक है, अब मैं ट्रांजिटिविटी को इधर चेक करता हूँ मैं, है ना. ट्रांजिटिविटी, इफ L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, तो हमें क्या मिलेगा, देखो, L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री. और मान लो L2 और L3 क्या है, परपेंडिकुलर है ना. तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हम लोग को, जो L1 और L3 ये क्या है, पैरेलल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, L1 पैरेलल टू L3. डेट इज, है ना, that is if L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R, then L1, L3
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर है और L2 और L3 परपेंडिकुलर है तो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये तो पैरेलल है, तो L1 और L3 R को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमिट्री है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और एंटी सिमेट्रिक है क्या नहीं देखते हैं, है ना। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्री को चेक करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, इफ L1 is perpendicular to L2 then L2 is perpendicular to L1 but L1 not equal to L2, है ना। दो लाइन को इक्वल होने के लिए दोनों का इक्वेशन भी सेम होना पड़ेगा ना, आ रहा है समझ में आपको। L1 और L2 को इक्वल होने के लिए दोनों का इक्वेशन भी सेम होना पड़ेगा, या ऐसा बोल सकते हैं ना, दो अलग अलग लाइन कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं आप। टू डिफरेंट लाइन्स कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज इफ L1, L2 belongs to R and L2, L1 belongs to R, then L1 not equal to L2. Therefore R is not antisymmetric, ठीक है, not antisymmetric। आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, चेंज द डेफिनेशन ऑफ R इन X इज पैरेलल टू Y। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट हल्का सा चेंज किया है यहाँ पे कि X परपेंडिकुलर Y की जगह में X पैरेलल टू Y, है ना। और फिर ये सारा कंडीशन को वापस चेक करने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी को देखते हैं। L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना, L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। ये तो मैंने, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 पे ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एक लाइन खुद के साथ पैरेलल होता है। तो L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि L1, L1 बिलोंग्स टू R, है ना। देयरफॉर R इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। अभी सिमेट्री चेक करते हैं। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज पैरेलल टू L1, ऑब्वियसली, है ना। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो L1 इज पैरेलल टू L2, सो L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू व्हाट, L1, है ना। अगर ये इसके साथ पैरेलल में तो ये भी इसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो L2 पैरेलल टू L1, तो ये सही है, ठीक है। अभी ट्रांजिटिविटी को चेक करो आप, है ना। क्या बोला है, मैं इधर करता हूँ, है ना। यहाँ परपेंडिकुलर की जगह में क्या आएगा, पैरेलल आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है। तो इसको मान लो आप L1, इसको मान लो आप L2 और इसको मान लो L3, है ना। ये इसके साथ पैरेलल में और ये इसके साथ में, ये इसके साथ पैरेलल में, तो ये और ये भी तो इसके साथ पैरेलल में, देखो ना आप, है ना। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। तो L1 पैरेलल टू L3, दैट इज इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R, देन L1 L3 बिलोंग्स टू R, है ना। तो R इस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अभी एंटी सिमेट्री के लिए चेक करो, है ना। एंटी सिमेट्री के लिए चेक करो, L1 इज पैरेलल टू L2, सो L2 इज पैरेलल टू L1 बट L1 नॉट पैरेलल टू L2, है ना। तो ये सही है, देयरफॉर R इज नॉट एंटी, है ना। इस केस में ये R एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L1 बट L1 इज नॉट इक्वल टू L2, क्योंकि दो डिफरेंट लाइंस, है ना, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो इस केस में ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो, है ना, अगर दो लाइन, है ना, इस वाला कंडीशन में हमें क्या मिला, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ, आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दिया है, सिंपल सा ग्राफ दिया है ना। इसको हम लोग ने क्लास 9 में भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, R इक्वल टू x, y such that, sorry, x, y belongs to R cross R such that y equal to 2x plus 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, और y भी किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, है ना। यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, कोई भी 2 या 3 पॉइंट निकालो आप,
है ना, 2 या 3 पॉइंट निकालो आप, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो x के जगह में अगर हम लोग 3 पुट करेंगे, 2 3 6 + 1 7, और अगर -3 पुट करेंगे तो -6 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट काफ़ी हो जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, तो इधर होगा आपका y डैश, है ना, और इधर हो जाएगा आपका x और x डैश। ठीक है, तो 3,7, तो यहाँ पे कहीं भी होगा 1 2 और फिर 3, और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे कहीं पे होगा आपका 3,7 हो जाएगा, और -3, 2 2 इंटू -3 कितना होगा, -6 + 1, सॉरी यहाँ पे -5 होगा। ठीक है, तो -3, -5, तो ये -1 -2 और -3, और -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे कहीं पे होगा -3, -5, है ना। तो स्केल लेके आप आराम से इसको, ये 2 पॉइंट को कनेक्ट कर दो आप, और क्या है। ठीक है, तो यही ग्राफ है आपका, है ना। आ गया ना आपको समझ में, है ना। यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, और y भी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। यानी कि x और y की जगह में आप कोई भी इनपुट लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, अभी इसी का सेकेंड नंबर ग्राफ में क्या दिया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को इधर लिख देता हूँ मैं, है ना। क्या दिया है, s इज ए रिलेशन, है ना, या s इज इक्वल टू xy बिलोंग्स टू r क्रॉस r, है ना, सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1। तो ये ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, यहाँ भी सेम है, x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, y भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि x और y का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर से देखो, अगर हम लोग x की जगह में अगर हम लोग 6 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 6 - y कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर x के जगह में हम लोग ने -5 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, -6 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना लो आप, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये है ना, ये रहा y डैश x डैश, तो 6,5, तो 1 2 3 4 5 6 और 5, 1 2 3 4 5, तो लगभग यहीं पे कहीं पे होगा, है ना। ये रहा 6,5, और कितना है, -5, -6, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये रहा -5, 1 2 3 4 5 6, ये रहा -6। ठीक है, तो लगभग जो पॉइंट होगा लगभग यहीं कहीं पे होगा। और कैसा था हम लोग का, y ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1, है ना। तो अगर हम लोग ने x का वैल्यू अगर 1 ले लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे होगा ये, है ना। x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और कितना लेते हैं, हाँ, अगर x का वैल्यू -1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, -2। ऐसे ले रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे आप लोग 2 पॉइंट को लेके भी बना सकते हो। मैं ऐसे जस्ट, है ना, जस्ट कर रहा हूँ, ऐसे करने का मन हो रहा है तो ऐसे कर रहा हूँ। x का वैल्यू अगर -1 ले ली तो y का वैल्यू कितना होगा, -2। तो ये रहा -1 और ये रहा -2, तो यहाँ पे कहीं पे होगा -1, -2। ठीक है, और अगर x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, -1, यानी कि ऐसा होगा। x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो y का वैल्यू -1। ऐसे आप लोग सिर्फ 2 पॉइंट लेके भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे करने का मन हो रहा है तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसा ये 4 पॉइंट से पास होना चाहिए, जो लाइन होगा ना, ऐसा करके। ठीक है, आगे आपको समझ में। अभी ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y - x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है ना, तो ग्राफ ऐसा नहीं होगा, है ना। हमें शेडेड, इसको, है ना, शेडेड भी करना चाहिए। या तो नीचे वाला पोर्शन को शेडेड होगा, या तो ऊपर वाला एरिया क्या होगा, शेडेड होगा। ठीक है, ग्राफ इतना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग y का वैल्यू मान लो कुछ लेंगे, मान लो क्या लेते हैं, मान लो 8 लेंगे,
अगर y का वैल्यू 8 लेंगे और मान लो x का वैल्यू 1 लिया तो कितना आएगा हम लोग का 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या -1। ऑब्वियसली जो 7 है वो -1 से क्या होगा, बड़ा होगा ना। तो हम लोग ने यहाँ पे x का वैल्यू कितना लिया 1 और y का वैल्यू कितना लिया 8, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि अगर y की जगह में अगर हम लोग 8 रखेंगे और x की जगह में अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 8 - 1 कितना आएगा 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये वाला जो पॉइंट है इस वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वाला पॉइंट को आप लोकेट करो कहाँ पे है ना, ये रहा कितना होगा 1, ये रहा 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1,8। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये लाइन का इस वाला पोर्शन में है या नीचे वाला पोर्शन में, ऊपर वाला पोर्शन में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वाला रीजन को हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग ने है ना क्लास 9 का 5.7 पे किया है, ठीक है। अगर है ना क्लास 9 पे अगर अच्छे से पढ़ा है आपने तो क्लास 9 का चैप्टर 5 का 5.7 लास्ट एक्सरसाइज में ये सब ग्राफ से भरा हुआ है ना, ठीक है। तो आपको यही पॉइंट लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कोई भी पॉइंट ले सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो है ना y की जगह में अगर हम लोग ने 5 ले लिया, ठीक है, और x की जगह में अगर हम लोग ने 2 ले लिया तो फिर भी तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि 5 - 2 कितना आएगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अभी ये x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 5, तो 2,5 कहाँ पे गिरता है, ये रहा 2 और ये रहा 5। तो फिर से देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन में आ रहा है, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शेडेड करना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी था, है ना। अगर आप लोग ने 1.4 का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वाला पार्ट अगर अच्छे से देखा है तो ये वाला है ना ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय।